हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। 1 जुलाई को दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग 1 जुलाई का दिन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 को आधी रात के बाद से ही जीएसटी लागू कर दिया गया था। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसे ही दमदार करंट अफेयर के लिए रोजाना पाने के लिए समय पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली अब से 5:30 AM पर वीडियो आ जाया करेगी, तो आप लोग वीडियो लाइव देख सकते हैं प्रीमियर करके, वहां पर मैं दे दिया करूंगा आपको। ओके, तो डेली आप लोग सुबह में 5:30 पर पा जाएंगे वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक पास जो आया हुआ है, इस टेक्स्ट बुक पास पर आपको 540 प्लस एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर 13.86 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जहां पर आपको बेहतर कंपटीशन मिलता है। यहाँ पर इंडिया के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो डेट आ चुकी है, आपको पता होगा 17 अगस्त से अब आपका एग्जाम होने वाला है। नहीं पता है तो अब से जान लीजिए, 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेते हैं तो आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आपको कूपन कोड यूज करना है, सिंपली MJT। याद रखिए, कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आप 10% का डिस्काउंट पा जाएंगे। चलिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कीजिएगा। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं भूल ना जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। 29 जून को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो होता है, ये PC महालनोबिस जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस जियो से इस्तीफा दे दिया है, और अब रिलायंस जियो के चेयरमैन बन गए हैं आकाश अंबानी। भारतीय सेना ने DRDO के साथ मिलकर के अभी स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। और G7 की बैठक अभी जर्मनी में आयोजित की गई। PM मोदी जी भी गए थे इस बैठक में हिस्सा लेने एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है, क्योंकि G7 के हम लोग हिस्सा नहीं हैं अभी। असम में 4 दिवसीय अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया, और ये कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। टैगो और गैबॉन, ये दोनों देश जो हैं, ये कॉमनवेल्थ एसोसिएशन से लिंक हो गए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज से जुड़ गए हैं। तो ये दो नए देश हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने 2022 के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना है। और वहीं अश्विनी वैष्णो जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, इन्होंने ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। अभी हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, और ओलंपिक पदक विजेता वरिंदर सिंह जी जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, इनका अभी निधन हो गया है। क्लियर है? तो ये तो आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया। अब बात करते हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है जिससे दोस्तों एस्ट्रॉयड के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। एस्ट्रॉयड होता क्या है? ये एस्ट्रॉयड जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये एस्ट्रॉयड क्या होता है? ये समझ लो एक छोटा टुकड़ा होता है, मतलब ग्रह का ही और उपग्रह का ही छोटा टुकड़ा होता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं दोस्तों, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी पर भी कई बार गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये 30 जून को दिन डिसाइड किया गया है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो 30 जून 2017 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर बात करें पहला एस्ट्रॉयड कब खोजा गया था, तो पहला एस्ट्रॉयड 1801 में खोजा गया था। गुइसेप पियाजी नाम के एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉट थे, इन्होंने इसे खोजा था। क्लियर है? अब देखिए, आज क्योंकि कल जून का आखिरी दिन था और जून भर के सभी दिवस आने थे, तो इसका वीडियो को पास कीजिए और इसको एक बार रीडिंग लगा लीजिए। कल मैंने रिवाइज कराया था, तो आज मैं रिवाइज नहीं कराने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा भी दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको ले लो, और इस स्क्रीनशॉट को आप आज के दिन के लिए अपने वॉलपेपर पर लगा लो या स्टेटस पर लगा लो। दिन भर आप ये देखोगे कि कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, इसी चक्कर में आप लोग ये भी पढ़ लोगे और थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जानता हूं मैं सबसे ज्यादा आप व्हाट्सएप ही चलाते हो। हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में।
हैदराबाद आपको पता होगा तेलंगाना की राजधानी है। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे तेलंगाना टुडे का। तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। यहां पर क्या होगा, देखिए ये एक नवाचार परिषद है, यानी कि इनोवेशन एक कैंपस है। इसके तहत, इसके अंतर्गत, यानी एक ही कैंपस के अंतर्गत यहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स जो होंगे वो अपना काम कर सकेंगे। तो लगभग बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा स्टार्टअप्स एक ही फ्लोर के नीचे काम कर सकेंगे। ठीक है ना, मतलब एक ही कैंपस के अंदर काम कर सकेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टी हब कहा जा रहा है। अब ये टी हब 2.0 है। 2.0 का क्या मतलब हुआ, समझ लो कि दूसरा संस्करण है। जब पहली बार यहां पर टी हब स्थापित किया गया था, टी हब मतलब होता है टेक्नोलॉजी हब, तो कंफ्यूज मत होना नाम से। तो पहली बार जब स्थापित किया गया था तो वो 2015 में स्थापित किया गया था, उसका नाम था कैटालिस्ट। और अब जो है टी हब 2.0 आया है, जो कि सबका रिकॉर्ड तोड़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है। दुनिया में अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो दुनिया दूसरे स्थान पर स्टार्टअप इंक्यूबेटर स्टेशन जो है वो है फ्रांस में। ठीक है, अगला यहां पर आप बात कर पाएंगे तेलंगाना के बारे में, देख पाएंगे तेलंगाना आप मैप में देखिए यहां पर है। अभी 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के अलग राज्य बना था। अपना बॉर्डर ये आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से शेयर करता है तेलंगाना। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। हैदराबाद की ही कौन है, पीवी सिंधु है, पुरसेला वेंकटा सिंधु जी हैं। ठीक है, के चंद्रशेखर राव जी ये टीआरएस पार्टी से सीएम हैं। तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर है और चीफ जस्टिस हैं उज्जवल भुयान। क्लियर है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली, ये 3 झीलें यहाँ पर प्रमुख हैं, आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिटेन ने, किसने, ब्रिटेन ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ, जो कि दोस्तों 75वीं वर्षगांठ इसी समय चल रही है ना, 2022 का जो टाइम चल रहा है ये आजादी के अपने 75वीं वर्षगांठ चल रही है। अब 15 अगस्त को हम लोग 75 वर्ष की आजादी के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी वर्षगांठ के अवसर पर यहां पर ब्रिटेन ने क्या किया कि 75 छात्रवृत्तियों की यानी कि स्कॉलरशिप की शुरुआत करी है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, UK offers 75 fully funded scholarship for Indian student on the occasion of the India's 75th anniversary of independence। तो इस हिसाब से यानी कि इंडियन मूल के, भारतीय मूल के जो ब्रिटिश वहां पर स्टूडेंट्स रह रहे हैं, जो वहां पर पढ़ाई करते हैं, उनको 75 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स शुरू किया जाएगा या उनको इसका लाभ मिलेगा। क्लियर है। तो ये कंडीशन है कि यूके की यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ रहे हो छात्र, उन्हीं के लिए है। ओके, अब यूके आया है तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूं यूके कहां पर है और अच्छे से समझाता हूं कि किसे यूके कहा जाता है। ठीक है ना, और किसे ब्रिटेन कहा जाता है। तो आप वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखेंगे ये रहे अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे दोस्तों यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद आप इधर आएंगे, थोड़ा सा जूम इन करता हूं तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर यूनाइटेड किंगडम आपको बड़ा सा लिखा दिख रहा है, लेकिन आप कैसे जानोगे कि यूनाइटेड किंगडम कहां तक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो यहां पर एक देश है दोस्तों इंग्लैंड। कौन सा देश है, इंग्लैंड है। इसके बाद यहीं पर इस साइड में यहां पर पड़ता है एक देश स्कॉटलैंड। क्या पड़ता है, स्कॉटलैंड पड़ता है, ये इधर ऊपर सा ये स्कॉटलैंड पड़ता है और नीचे यहां पर पड़ता है वेल्स। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, जब इन 3 देशों की बात होती है तब तो दोस्तों उसे कहते हैं हम लोग ब्रिटेन। क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। केवल स्कॉटलैंड और इसके बाद इंग्लैंड और वेल्स की बात हो तब। लेकिन अगर यहां पर आयरलैंड जो देश दिख रहा है, इसी में नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर बात कर ली जाए, इसको नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर लिया जाता है, तो फिर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और इस नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को जोड़ करके जो बनता है उसे कहते हैं यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग पूरे के पूरे आयरलैंड को ले लेते हैं और यानी कि इस पूरे के पूरे टर्म को ले लेते हैं तो फिर इसे कहा जाएगा दोस्तों ब्रिटिश आइल्स। क्या, ब्रिटिश आइसल्स, यानी कि समझ लो ब्रिटिश साम्राज्य या कहो ब्रिटिश द्वीप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा इसका मामला। इंग्लैंड अगर केवल पूछा जाए तो केवल इंग्लैंड ये बताएंगे, वेल्स अगर पूछा जाए तो वेल्स ये बताएंगे, स्कॉटलैंड भी अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये इतना ब्रिटेन कहलाएगा, यानी ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं। बाकी चीजें तो आपको पता ही होगी। बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है, लंदन कैपिटल है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है।
आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिजाइन एमिड पार्टी म्यूटिनी। दोस्तों फ्लोर टेस्ट होने वाला था, फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो इन्होंने किसको इस्तीफा सौंपा? वहां के राज्यपाल को। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, तो इनको इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया और इन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था होने तक इनको मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने को कह भी दिया है उन्होंने। आपको बता दें दोस्तों, जब वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था तब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है इसने गठबंधन किया था और फिर सरकार बनाई थी। और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं इनको दोस्तों बना दिया गया था सीएम पद का उम्मीदवार, मतलब सीएम बना दिया गया था इनको। और अब शिवसेना पार्टी में ही फूट हुई और एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना पार्टी के ही एक अहम दोस्तों हिस्सा थे, और इन्होंने 39 विधायकों के साथ क्या किया कि विद्रोह कर दिया शिवसेना के खिलाफ। और उसके बाद फिर 22 जून से गुवाहाटी में थे और इसके बाद सरकार यहाँ पर गिर गई। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर इस्तीफा दे दिया उद्धव ठाकरे ने। अब नए सीएम दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस है एकनाथ शिंदे ही बनेंगे, लेकिन हो सकता है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस भी बन जाए। जैसा कुछ होगा आपको बताया जाएगा, इसीलिए मैं अभी कंफर्म किसी का नाम नहीं बता रहा हूं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में, यहाँ पर महाराष्ट्र है, आप मैप में देख पाओगे। मुंबई इसकी समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है नागपुर। अभी तक शिवसेना पार्टी के सीएम थे उद्धव ठाकरे। अब देखिए कौन होता है आगे। भगत सिंह गवर्नर है, दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस है यहाँ के। क्लियर है। अगला, किस फिल्म ने 21वां ट्रांसिल्वेनिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता? तो उटामा फिल्म ने दोस्तों ये अवार्ड जीता है। उटामा फिल्म को ये अवार्ड मिला है 21वां ट्रांसिल्वेनिया अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे उटामा को। तो ये उटामा को की जो निर्देशक यहाँ कहें कि डायरेक्टर हैं एलेजांद्रो लोएजा ग्रेसी, इन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है गुओ मुंदूर अन्नान गुओ मुंडसन को। याद नहीं करने की जरूरत है, आपको केवल उटामा याद रखिएगा। ये वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, इसके आगे इससे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो उटामा के डायरेक्टर पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार फिलहाल अभिनेता लौरा मुल्लर को मिला है। अगला, किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहता है ईरान और अर्जेंटीना। तो इन दोनों ने अभी हाल ही में आवेदन किया है ब्रिक्स समूह में। एक्चुअली में चाइना है जो है ना, ये ऐड करवा रहा है। चाइना जो है ये मेजबानी कर रहा है 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की, और अब 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में ये चाह रहा है कि इसके बाद ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो और ब्रिक्स में कुछ और कंट्रियां ऐड करी जाएं। तो ईरान हुआ, अर्जेंटीना हुआ, ये दोनों ने अप्लाई किया है फिलहाल के लिए। अब देखना है आगे क्या कुछ होता है। तो ब्रिक्स समिट अभी हुआ, 14वां ब्रिक्स समिट जो हुआ ये अभी पिछले हफ्ते आयोजित हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो इसमें दोस्तों अभी 5 सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। तो ब्रिक्स के 5 सदस्य ने हिस्सा लिया, जैसे ब्राजील, रसिया और इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो चाइना इस बार होस्टिंग कर रहा है, अगली बार साउथ अफ्रीका करेगा 15वां का। ओके, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है फिलहाल यहाँ पर ये 5 देशों का एक संगठन है। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी। हालांकि जब स्थापना हुई थी तो ये केवल ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो आगे चल करके 2010 में दोस्तों इसमें एस जोड़ दिया गया, यानी कि साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दिया गया। तो पहला जो बैठक हुआ था 2009 में हुआ था रसिया में, दूसरी बैठक ब्राजील में हुई और इसी के बाद साउथ अफ्रीका जुड़ गया। ठीक है ना, 2010 में ही। 2011 में चाइना में हुआ था और अभी पिछला वाला हुआ था इंडिया में, इस बार चाइना में हुआ और अगली बार वाला साउथ अफ्रीका में होगा। ये बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज चलता है, यानी ब्रिक्स अगर आप लिख दोगे तो देखिए जैसे इंडिया है, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका करेगा, फिर उसके बाद ब्राजील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से आयोजन किया जाता है। अगला, हाल ही में किस एजेंसी ने चंद्रमा पर कॉपस्टोन मिशन लॉन्च किया? तो कॉपस्टोन मिशन दोस्तों चंद्रमा पर लॉन्च किया है नासा ने। नासा अब सस्ता मिशन लॉन्च कर रहा है। ठीक है ना, सस्ता मिशन बोले तो देखो यहाँ पर बहुत ही लो कॉस्ट में इसने कॉपस्टोन मिशन लॉन्च किया है मून के लिए, यानी कि चंद्रमा के लिए। ये रॉकेट लैब के साथ समझौता करके लॉन्च किया हुआ है। रॉकेट लैब जो है ये दोस्तों इसने अपना इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो है, रॉकेट का नाम है इलेक्ट्रॉन रॉकेट, इसके जरिए ये कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल ये माइक्रोवेव ओवन के आकार का अंतरिक्ष यान है, यानी कि इसका उद्देश्य जो है वो बहुत छोटा होगा, बहुत ही कम समय के लिए भी होगा।
तो इसका काम जो होगा, ये चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसका उसका एनालिसिस करेगा, उसके बारे में स्टडी करेगा और फिर बताएगा यहाँ पर नासा को। कॉपस्टोन नाम जो रखा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेल्फ लूनार ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, फिलहाल नासा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। नासा के बारे में मैंने आपको बताया था, पार्कर प्रोब मिशन इसका चल रहा है और इस पार्कर प्रोब मिशन के तहत ये एक यान भेजा है सूर्य के पास में, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल ग्रुप डी के एक बैच के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। ग्रुप डी बैच जो है जबरदस्त चल रहा है इस समय, बहुत सारे बच्चे लगातार एनरोल कर रहे हैं और ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ गई है। 17 अगस्त से एग्जाम आपके होने वाले हैं और अब आप लग जाइए जोर शोर के साथ। अगर अब आप चाहते हो कि जीएस सेक्शन में कंप्लीट आपका एक पकड़ हो जाए तो आपको करंट अफेयर, जीएस और साइंस तीनों की बेहतर तैयारी कराई जाएगी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस की जरिए, और इसके साथ ही साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, मंथली ई बुक आपको फ्री मिल रही है, आपके एग्जाम तक रिवीजन क्लासेस दी जाएंगी, एनटीपीसी सीबीटी 2 का सॉल्व पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। ये सारी चीजें मात्र 399 में मिल रही हैं, तो आप इस कोर्स का फायदा उठाइए और अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। एनटीपीसी में जैसे धूम मचाया था हम लोगों ने, ऐसे ही अब धूम मचाने वाले हैं ग्रुप डी में भी। एमसीटी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमेरिका ने किस देश के सहयोग से एक नया कार्यक्रम पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक शुरू किया? तो अमेरिका ने दोस्तों अभी हाल ही में 5 देश मिलकर, अमेरिका और 4 देश और मिलकर के शुरू किया है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। इस 5 देश में कौन कौन है? एक तो अमेरिका है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर यूके है और जापान है। तो यानी कि उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक न्यू प्रोग्राम स्टार्टेड बाय यूएस एंड एलाइज। तो यूएस और उसकी एलाइज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम, ये सभी ने मिल करके इसे लॉन्च किया है, नया इनिशिएटिव है और पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। ओके, तो ये शुरू किया गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इन 5 देशों का ये संगठन है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, ये कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना के आधिपत्य को, चाइना के बढ़ते जो डोमिनेंस है इसको कम करने के लिए या कहीं समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। यूएसए के बारे में अगर बात करेंगे तो जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, करेंसी होती है यूएस डॉलर। अगला, नगद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक ने किस बैंक से साझेदारी की? तो दोस्तों नगद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता करी है। एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ पर आप आर्टिकल देखोगे कि बैंक पार्टनर किया है एक्सिस बैंक के साथ टू डिजिटाइज लास्ट माइल कैश कलेक्शन। ओके, तो अब एयरटेल पेमेंट बैंक है क्योंकि, तो ये क्या करेगा, ये जो भी इसकी नगद जो कैश कलेक्शन सिस्टम होगा उसको डिजिटाइज करेगा एक्सिस बैंक के। ये कहां पर किया जाएगा? जो टायर 2 सिटीज हैं वहां पर, और जो मतलब कि टायर 3 या फिर कहें टायर 4 सिटीज हैं वहां पर करेगा। ठीक है ना। एक्सिस बैंक के बारे में बात करेंगे तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1993 में स्थापना हुई थी। अमिताभ चौधरी यहाँ पर दोस्तों सीईओ हैं और बढ़ती का नाम जिंदगी इसका टैगलाइन है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 2017 में स्थापित हुआ था। अनुब्रत विश्वास इसके सीईओ हैं। यहाँ पर भी आप एक्सिस बैंक के बारे में देख पाओगे। अगला, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल जी भारत के अटॉर्नी जनरल अब 3 महीने तक और रहेंगे, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सेंटर एक्सटेंड टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल फॉर द 3 मंथ। ये मैं इसलिए दिखाता हूं आर्टिकल जिससे 2 चीजें हों, एक तो आपको भरोसा हो सके कि न्यूज जो है वो ऑथेंटिक है और सही है, दूसरा ये कि जो भी स्टूडेंट हैं दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी आर्टिकल मिल सके। तो आप लोग इसलिए वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए इस बात पर। ठीक है, फिलहाल तीसरी बार इनको सेवा का विस्तार मिला है, 30 सितंबर तक अपने पद पर होंगे। ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि महान्यायवादी हैं दोस्तों। और भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारतीय संविधान के। क्लियर है बिल्कुल? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत के जो दोस्तों होते हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके बारे में कहां पर कहा गया है। ठीक है ना, अगर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
चलिए, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैंने पूछा था जोमेटो के सीईओ कौन है, तो आपने बताया दीपेंद्र गोयल। बहुत अच्छा आंसर किया आपने। 200 मीटर की गोल में सबसे तेज भारतीय महिला धावक कौन है, तो सबसे तेज महिला धावक है दोस्तों सरस्वती साहा। देखिए यहाँ पर भी हमारे कंटेंट राइटर ने गलती कर दी है। तो सबसे तेज भारतीय धावक हैं सरस्वती साहा, दूसरे पर हैं हिमा दास और तीसरे पर हैं शेखर धनलक्ष्मी। यहाँ पर मैं टाइमिंग भी सबका बता दे रहा हूं। सरस्वती साहा ने दोस्तों 22.82 का सेकंड का समय लिया है और इनके नाम रिकॉर्ड है फर्स्ट पर। हिमा दास ने 22.88 सेकंड का रिकॉर्ड है इनके नाम, इतना समय में ये 200 मीटर पूरा किए हैं। और शेखर धनलक्ष्मी अभी हाल ही में 22.89 सेकंड में ये रेस पूरा करके तीसरे स्थान पर अपना स्थान काबिज किया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है G7 की स्थापना कब हुई है, आप बताएंगे हमें, और G7 के बारे में जो भी पता होगा वो बताएंगे। कॉमनवेल्थ देशों में अब कुल कितने सदस्य देश हैं ये भी बता दीजिए। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज और पीडीएफ ये आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और MZT ऐप इसे डाउनलोड करके रखो, बहुत ही यूजफुल ऐप है। यहीं पर आप वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर वीडियो कोर्सेज प्राप्त कर पाओगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वन लाइनर भेजा जाता है, क्विजेस कराई जाती हैं, लेटेस्ट अपडेट जो होता है वो भेजा जाता है। तो टेलीग्राम पर जाओ, MZT एजुकेशन सर्च करो और ज्वाइन करो ग्रुप को। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।